जी नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं पेज नंबर 16 से लेकर 18 तक। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। तो आज के टॉपिक पे चलते हैं 42वां संशोधन 1976। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। शिक्षा, और वन जीव, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जैसे विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 44वें संशोधन 1978 लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात की घोषणा में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। 42वां संशोधन 1985 संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। 56वां संशोधन 1987 गोवा को राज का दर्जा प्रदान किया गया। 61वां संशोधन 1989 संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 69वां संशोधन 1992 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा प्रदान किया गया। 71वां संशोधन 1992 संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 73वां संशोधन 1992 संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। 74वां संशोधन 1992 संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। 84वां संशोधन 2001 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई। 86वां संशोधन 2003 प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। 91वां संशोधन 2003 संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। 92वां संशोधन 2003 संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया। 93वां संशोधन 2006 अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण। 99वां संशोधन 2015 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया। 100वां संशोधन 2015 भारत एवं बांग्लादेश के मध्य सीमा क्षेत्रों का आदान प्रदान। 101वां संशोधन 2016 वस्तु एवं सेवा कर को संवैधानिक मान्यता। 102वां संशोधन 2018 अनपिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। 103वां संशोधन 2019 समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोरों वर्गों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण। 104वां संशोधन 2020 लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सीटों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया और आंग्ल भारतीय के आरक्षण को समाप्त किया गया। 105वां संशोधन 2021 राज्यों द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल किया गया। प्राचीन भारत का इतिहास। भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के मुख्यतः 3 स्रोत हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत
साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से अभिलेख, स्थापत्य कला और चित्रकला, मुद्राएं आदि को शामिल किया गया। अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेखों का उल्लेख मुख्यतः शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों आदि पर प्राप्त होता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बोगजाकोई मध्य एशिया है। इसमें वैदिक कालीन देवता इंद्र, मित्र, वरुण तथा नक्षत्र का उल्लेख प्राप्त होता है। भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख अशोक के अभिलेखों को माना जाता है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुए। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंस पेव ने पढ़ा था। महत्वपूर्ण अभिलेख संबंधित शासक एवं उसकी विशेषता। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल सर्वप्रथम। भारतवर्ष का उल्लेख, कलिंग युद्ध का वर्णन। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रा दामन सुदर्शन झील के विषय में जानकारी। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन शासकों की उपलब्धियां। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख। एहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी। ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त हूनों पर विजय का विवरण। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के बारे में। बांसखेड़ा तथा मधुबन अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियों का विवरण। बालघाट एवं कार्ले अभिलेख सतवाहन शासकों की उपलब्धियां। अयोध्या अभिलेख शुंग शासकों की उपलब्धियां। भरहुत अभिलेख शुंग शासकों द्वारा निर्मित। एरन अभिलेख भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। साहित्य के स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन साहित्य आदि शामिल है। जबकि लौकिक साहित्य में अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी गार्गी संहिता, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, मालविकाग्निमित्रम, राजतरंगिणी आदि शामिल है। विदेशी यात्रियों का विवरण। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इनमें मुख्यतः यूनानी, रोमन, अरबी एवं चीनी यात्री सम्मिलित है। यात्री या लेखक, पुस्तक और संबंधित विवरण। मेगास्थनीज पुस्तक इंडिका संबंधी विवरण, मौर्यकालीन समाज व संस्कृति का उल्लेख। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरी का भारत व इटली के मध्य व्यापार, वनस्पतियों व खनिजों का उल्लेख। टालमी जियोग्राफी एवं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन। हेरोडोटस हिस्टोरी का भारत व फारस के मध्य संबंधों का वर्णन। फहान फो की गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का विवरण। हेनसोंग CU की हर्षकालीन भारत का वर्णन। ही ली हेनसोंग की जीवनी, हर्षकालीन इतिहास का वर्णन। इतिसंग नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उस समय के भारत का उल्लेख। मार्को पोलो पांड्य साम्राज्य का इतिहास। अल्बरूनी राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का वर्णन। अलमसूदी राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत इतिहास का काल विभाजन
प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को इतिहासकारों ने अध्ययन की दृष्टि से 3 कालों में वर्गीकृत किया है। प्रागैतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं। ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य प्राप्त परंतु अपठनीय। ऐतिहासिक काल, पठनीय लिखित साक्ष्य प्राप्त। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज वर्ष 1863 में हुई। इस दौरान भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पलवरम से प्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किया। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला, पूरा पाषाण काल, भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन युग से हुआ। इस काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार आखेट यानी शिकार था। मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के बने चित्र प्राप्त होते हैं। इसी काल में होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय हुआ। मध्य पाषाण काल, इसी काल के पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के सराय नहार तथा महदहा नामक स्थल से मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे। इसे भारत में मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। तीसरा, नवपाषाण काल, इस काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। इसी के साथ इलाहाबाद के कोल्ड डिहवा से चावल की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ। इस काल में मानव कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे। इस काल की सबसे बड़ी खोज पहिए का आविष्कार था। नवपाषाण काल में ही सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ। कश्मीर के ब्रुज होम से मानव के शव के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमसागरीय थे। रेडियोकार्बन 14 यानी C-14 तकनीक के माध्यम से इस सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक बताया गया। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर 2 भागों में विभाजित थे, दुर्ग और निचला शहर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार, कृषि तथा पशुपालन था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल तथा चावल एवं अनेक फल उगाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। सिंधु सभ्यता में मारुति देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं लिंग पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। पशुओं में कुबर वाला बैल इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। सिंधु सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल एवं उनकी अवस्थिति स्थल खोजकर्ता अवस्थिति महत्वपूर्ण खोज। हड़प्पा
की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। बलुआ पत्थर की बनी मानव मूर्तियां, अन्न नगार, बैलगाड़ी, मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला, राखल दास बनर्जी 1922 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। विशाल स्नानघर, अन्ननगार, काश्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, बुने हुए कपड़े। आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।